हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से तो हमारा 6th चैप्टर है, लेकिन अगर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये हमारा एनसीईआरटी में 15th चैप्टर है। ओके तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 7 लेक्चर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम अभी तक 5 चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज अवर 6th चैप्टर। और आपने जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 चैप्टर पढ़े, जिसमें हमने पूरी कार्बन की चर्चा की, कार्बन से बनने वाले हमने क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ा। वो कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल अलग था। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जैव अणु की विस्तार में चर्चा की। अब मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊं ना, तो ये आपकी पूरी केमिस्ट्री का सबसे सिंपल चैप्टर है। ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ये लास्ट के जो तीनों चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं जैव अणु, एक हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर, और एक हम पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो ये तीनों चैप्टर हम कहेंगे कि ये चैप्टर्स ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन चैप्टर में जो भी चीजें हैं ना वो आपको याद रखनी है। और हम यह भी कहेंगे कि अगर हम बोर्ड के हिसाब से चलें तो इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज जो है वो कम मार्क्स का है, बट कम मार्क्स का होने के साथ साथ हमें कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं चलना है। हम सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो मैं आज आपका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का ही आपका चैप्टर नंबर 6 है। ये मैं कहूंगी सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री में। सबसे सिंपल चैप्टर, सबसे सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हो, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हर चीज को हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि हर चीज को हम समझ के चलेंगे, और जब हम हर चीज को समझ के चलेंगे तो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी। क्लियर? अब बच्चों इस चैप्टर नंबर 15 का आपका नाम है बहुलक। ठीक है, बहुलक को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो मैं इसको बोलूंगी पॉलीमर। क्या बोलूंगी मैं इसको? पॉलीमर। ठीक है, पॉली मतलब बहु और मर मतलब लक। अब ये पॉलीमर होता क्या है? ठीक है, पॉलीमर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो आज का हम लेक्चर करने वाले हैं ना, इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलीमर होता क्या है। दूसरे नंबर पे पॉलीमर का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग है, इसके प्रकार क्या हैं और इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। हम आज का लेक्चर सिर्फ इसी बात पे करेंगे। अगर मैं ओवरऑल चैप्टर की बात करूं तो इस पूरे ओवरऑल चैप्टर को मैं आपको 3 सेक्शंस में पढ़ाऊंगी। 3 सेक्शंस में पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी पॉलीमर का, बहुलक का इंट्रोडक्शन, उनका वर्गीकरण और उनके प्रकार। अब जो दूसरा आपका लेक्चर होगा, ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज होगा वो पॉलीमर के टाइप से ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ पार्ट आता है वो आता है आपका रबड़। ठीक है, रबड़ जानते हो, रबड़ को मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगी। रबड़ आपको पता है कि दैनिक जीवन में आपका कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहा है। और तीसरी चर्चा जो है ना वो हम प्लास्टिक्स के ऊपर करेंगे। तो कुल मिला के आप अपने माइंड में एक माइंड मैप बना लीजिए कि हम इस चैप्टर को कितने हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं आपको 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब वो बच्चों 3 हिस्से क्या होंगे देखिए। पहले जब हम चर्चा करेंगे तो हम उसके पॉलीमर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पूरी चर्चा हम पॉलीमर पे करेंगे। दूसरी चर्चा हम रबड़ के ऊपर करेंगे और तीसरी चर्चा हम प्लास्टिक के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं यहाँ पर टर्म्स यूज करूंगी, कुछ टर्म्स आपकी इंग्लिश में होगी लेकिन हम उनको हिंदी में भी वही लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि एक रेशा होता है नायलॉन 6 या नायलॉन 6,6, तो नायलॉन को मैं हिंदी में प्रोनाउंस नहीं कर सकती, मुझे नायलॉन को नायलॉन ही बोलना पड़ेगा, मुझे रबड़ को ब्यूना एन और ब्यूना एस ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ हम हिंदी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जहां हिंदी के शब्दों की चर्चा हमको करनी है तो बकायदा हम उन शब्दों की चर्चा अवश्य रूप से करेंगे। क्लियर है इतना? चलो
तो ये माइंड मैप हमको क्लियर है कि हम पॉलीमर को 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें सिर्फ चर्चा करेंगे पॉलीमर के इंट्रोडक्शन की, पॉलीमर के वर्गीकरण की, और पॉलीमर के सिर्फ हम टाइप्स में से एक टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी केमिस्ट्री का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर, जिसका नाम है पॉलीमर, हिंदी में हम बोलेंगे बहुलक। लेक्चर 1 है बहुलकों का परिचय, उनके प्रकार एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, आज सिर्फ हम उनका वर्गीकरण, उनका इंट्रोडक्शन और सिर्फ उनके टाइप्स के बारे में ही जानेंगे। तो नाम लिया गया है बहुलक। ठीक है, बहुलक होता क्या है? अगर मैं आपका दैनिक जीवन का एक सामान्य सा उदाहरण लेके चलूं, तो आप जानते हो कि आप सबने मोतियों की माला देखी है। ठीक है, अगर मैं सफेद मोतियों की माला की बात करूं तो आपने वो भी देखी है। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं फूलों की माला, वो भी आपने देखी है। अगर मैं जो फीमेल्स मंगलसूत्र पहनती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपने वो मंगलसूत्र भी देखा है। अब आपने देखा है कि कोई भी मोतियों की माला होती है तो उसमें मोती डले हुए होते हैं, तो वो मोती सारे सेम शेप या साइज के होते हैं। या हम माला को अलग तरीके से बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक मोती बड़ा होता है, एक मोती छोटा होता है, तो हर तरीके से हम माला को बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं किसी भी मोती की माला का, या मैं मंगलसूत्र जो लेडीज पहनती है, आप देखते हो कि उसमें ब्लैक और गोल्डन कलर के आपके बीड्स लगे होते हैं, उस माला के मोतियों की चर्चा करूं तो बच्चों, वो माला का हर मोती क्या कहलाता है? मोनोमर कहलाता है। और उस मोनोमर को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? उस मोनोमर को जोड़ जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं। क्लियर? तो देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक माला बनाऊं, माला हम ऐसे बनाएंगे ना, ठीक है, ये हमने कोई भी माला बनाई और ये माला किसकी है? ये मोतियों की बनी है। क्लियर? ये माला किसकी बनी है? ये माला आपकी मोतियों की माला बनी है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि इस माला में मैंने हर मोती को सेम लिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे मोती बनाए हैं वो सेम साइज के हैं। तो इस सेम साइज के मोती की एक यूनिट को हम कहते हैं एकक, या फिर आप इसको एकलक भी कह सकते हो, क्योंकि एकलक का मतलब हुआ मोनोमर। क्या मतलब हुआ? मोनोमर। अब इन छोटे छोटे मोतियों ने मिलके ये जो पूरी माला पिरोई है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर, जिसको हम कहेंगे बहुलक। क्लियर इतना? तो बच्चों, मोतियों के माला का उदाहरण यहां पर मैंने आपको क्यों दिया? आपको ये जानना है कि जो आपका पॉलीमर है वो छोटी छोटी एक जैसी इकाइयों से मिलके बना है, और उन इकाइयों को हम मोनोमर कहते हैं। और उस मोनोमर से जो पूरी संरचना हमारे पास में मिलती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इसको करने की पूरी प्रोसेस को हम बहुलकन कहते हैं। जैसे कि हमने मोनोमर से पॉलीमर बनाया तो इसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, हिंदी में हम इसको बहुलकन कहेंगे। ठीक है, अब इस बहुलकन का एक और नाम होता है बृहत अणु या बृहद अणु। ये दोनों नाम भी हम पॉलीमर्स के लिए यूज में लेते हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं मोनोमर की बात करूं तो मोनोमर का मतलब हुआ कि मोती का हर माला सिंगल यूनिट जो बिल्कुल एक जैसी है। तो मोनोमर क्या हुआ? सिंगल यूनिट। मोनोमर ने मिलके क्या बनाया? पॉलीमर बनाया। और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला? इसको बनाने की प्रोसेस को मैंने बोला पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इस पॉलीमराइजेशन को ही हिंदी में हम बहुलकन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉलीमराइजेशन को हम हिंदी में बहुलकन कहते हैं। और यहां जो मैंने पॉलीमर लिखा है ना, इसको हम बहुलक भी कहते हैं, इसको हम बृहत अणु भी कहते हैं, या इसको हम बृहद अणु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही जो नाम मैंने लिखे हैं ना, ये बच्चों आपके तीनों ही नाम जो हैं, ये तीनों ही आपके पॉलीमर के नाम है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूं। ये जो मैंने शब्द बोला ना पॉलीमर, जिसको मैं बहुलक बोल रही हूं,
तो मैंने बोला पॉली प्लस मर, ठीक है। पॉली मतलब हो गया बहु और मर मतलब हो गया लक, लक का मतलब होता है कोई भी यूनिट। तो ये जो आपका पॉलीमर शब्द है, पॉली प्लस मर से मिलके बना हुआ, ये शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ वर्ड है। कौन सी भाषा से लिया है? इसको ग्रीक भाषा से लिया है, ठीक। अब बच्चों, ग्रीक भाषा से लिए गए इस शब्द का मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो इस पॉली वर्ड का मतलब हुआ मैनी और मर का मतलब हुआ यूनिट्स। मैनी माने बहु और यूनिट का मतलब इकाई, क्लियर। तो ये जो पॉलीमर शब्द हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी बहुत सारी एक जैसी इकाइयों ने मिलके क्या बनाया है? पॉलीमर को बनाया है। क्लियर इतना? चलिए, अब ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमने बात की पॉलीमर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये बहुलक, ये पॉलीमर नहीं होते तो आप अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। आप ये जो अपने आसपास इतनी रंगीन दुनिया देखते हो ना, तो अगर पॉलीमर नहीं होते तो आपके जीवन में ये रंग भी नहीं होते। क्यों? अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो बच्चों, आप देखोगे कि आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, उस वस्त्र में यूज किया हुआ रेशा, धागा, हम कितने सारे कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, वो सब क्या है? पॉलीमर है। आप अपने घर में बाल्टी, मग, या फिर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें यूज करते हो, ठीक है। बच्चों के खिलौने सब आपको कलरफुल दिखते हैं, तो वो रंगीन दुनिया प्लास्टिक की किसकी वजह से है? पॉलीमर की वजह से है। पॉलीथिन हम यूज करते हैं, हम बैग्स यूज करते हैं कपड़ों को डालने के लिए, वो भी पॉलीमर है। अगर हमें टूथब्रश का पिस्टल बनाना है, वो भी पॉलीमर है। अगर हमें छतरी बनानी है, वो भी पॉलीमर है। कपड़े टांगने के लिए अगर हमको रस्सी चाहिए, तो वो भी आपका पॉलीमर है। दीवारों पे पेंट करना है, तो वो भी पॉलीमर है। अगर मैं बात करूं कि आपको किचन में अपने क्रोकरी चाहिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है, हम डिनर सेट के बर्तन निकालते हैं ना। लेकिन अगर हमें खाना होता है तो हम घर के बर्तन में ही, स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं। तो जब कोई मेहमान आता है तो हम एक नया डिनर सेट उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अपना वो डिनर सेट दिखाना होता है, हमारे खाने को हमें अच्छे रूप में प्रेजेंट करना होता है। तो आपने कभी सोच के देखा कि हम जो घर में डिनर सेट यूज करते हैं, वो डिनर सेट मेलामाइन का होता है? आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये मेलामाइन आपका और कुछ नहीं बल्कि एक पॉलीमर ही है। तो आप देख रहे हो कि मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए। इन सभी उदाहरणों में आपने ये देखा कि हमने हर रूप में पॉलीमर को किसी ना किसी रूप में यूज किया। तो पॉलीमर, ऐसी कोई जगह नहीं है आपके आसपास जहां पर कोई पॉलीमर नहीं है। तो आपकी जो दुनिया है वो इतनी रंगीन, इतनी रंगमय क्यों है? उसका रीजन है पॉलीमर। तो पॉलीमर का आपके दैनिक जीवन में और औद्योगिक क्षेत्र में दोनों रूप से ही बहुत महत्व है, क्योंकि उद्योग जगत में जब ये चीजें बनेगी तभी हम इनको दैनिक जीवन में उपयोग में ले पाएंगे। तो कुल मिला के जो आपके पॉलीमर होते हैं उनका 4 जगह पे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। तो देखिए कहां पर इसका उपयोग है। हम बोलेंगे कि पॉलीमर जो है हमारे, उनका 4 क्षेत्र आपके ऐसे हैं जिनमें बहुरूपी इनका उपयोग है। और वो 4 क्षेत्र क्या हैं? 4 क्षेत्र हमारे दैनिक जीवन में ऐसे हैं जहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो पहला क्षेत्र क्या है आपका? पहला क्षेत्र है प्लास्टिक, ठीक है। दूसरा है आपके रेशे मतलब धागे। तीसरा है आपका वार्निश, ठीक है। और चौथा आपका है प्रत्यास्थ बहुलक। तो बच्चों, हम ये कहेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये 4 क्षेत्र हैं जहां पर हम इन पॉलीमरों का बहुरूपी उपयोग करते हैं। क्लियर? कौन से 4 क्षेत्र हैं? पहला क्षेत्र है प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम डिटेल में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। रेशे, रेशे मतलब धागे, या तो आपका नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। वार्निश का मतलब होता है कोई भी चीजें ऐसी जहां पर आपको पेंट करना है, या फिर आपको कोई भी अपने घर में फर्नीचर के ऊपर पेंट करवाना है, तो उसको हम वार्निश कहेंगे।
प्रत्यास्थ बहुलक मतलब हुआ कि बहुलकों को स्थापित करके उनको रिप्लेस करके आपने जो पॉलीमर्स बनाए तो उनको हम प्रत्यास्थ बहुलक कहेंगे। तो ये 4 आपके क्षेत्र ऐसे हैं औद्योगिक जगत में जहां पर ये पॉलीमर उपयोग में लिया जाता है। अब बच्चों मोनोमर से जब पॉलीमर बनता है, जब मैं बोलूंगी एकलक से जब बहुलक बनता है तो उनके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट संयोजित बंध बनते हैं और उन बॉन्ड्स के कारण ही ये जो एकलक है ना ये बहुलक बनाते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, उन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बहुलक जब एकलक से बनते हैं तो उनमें सहसंयोजित बंध शामिल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरी चीज मैं आपको यहां पर मोनोमर पॉलीमर के साथ पॉलीमराइजेशन की परिभाषा समझा रही हूं कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है। तो दूसरा ये बहुलक का एकलक से बनना बहुलकन कहलाता है। पॉलीमर का मोनोमर की यूनिट्स के कंबाइन होने से, साथ में जुड़ने से बनना आपका बहुलकन कहलाता है। और बहुलकन को हिंदी में मैंने आपको बताया, हिंदी में मैं बहुलकन बोलूंगी और इंग्लिश में मैं एक टर्म यूज करूंगी जिसका नाम होगा पॉलीमराइजेशन। इतना क्लियर है बच्चों? ये हुआ बहुलकन, इसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। इतना क्लियर? तो स्पेसिफिकली मैंने यहां पर 4 चीजों की बात की। पहला मैंने आपको बताया मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है एकलक। एकलक मतलब एक एक छोटी छोटी सिंगल यूनिट। जब ये सिंगल यूनिट आपस में बंध बना के जुड़कर जो चीज बनाती है उसको मैं बहुलक बोलूंगी। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। इस पूरी चीज को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकन। बहुलकन मतलब पॉलीमराइजेशन। उसके अलावा हमारे पॉलीमर का दैनिक जीवन में कहाँ यूज है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में आपके जो औद्योगिक जगत है वहां पर ये वार्निश में, रेशों में, प्लास्टिक में, या फिर आप देख सकते हो कि प्रत्यास्थ बहुलकों में बहुरूपी रूप से प्रयोग में होता है। ठीक है, पॉलीमर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इनके द्रव्यमान की बात करूं, किसकी बात करूं? द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान को मैं यहां लिखती हूं, द्रव्यमान। तो ये पॉलीमर है ना बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मिलके बनते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट्स तक होता है। 10⁻³ का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, और 10⁻7 का मतलब 1 के पीछे आपकी 7 जीरोस। तो आप सोच के देखो कि इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना ज्यादा है। तो ये द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से इनको 2 और नाम मिले। एक मिला इनको बृहत अणु और एक बोला जाता है इनको बृहद अणु। ठीक है, बृहत अणु या बृहद अणु नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही ज्यादा है। इतना क्लियर? तो ये था आपका पॉलीमर का जनरल इंट्रोडक्शन जिसको हम परिचय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीमर्स का वर्गीकरण। ठीक है, अब बच्चों पॉलीमर का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि हमने इसको किन रूपों में वर्गीकृत किया, क्या क्या चीजें हम लेके चले और हमने इनका वर्गीकरण किया। तो बच्चों अब हमको ये जानना है कि हमने जो हमारे पॉलीमर्स हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया। तो देखो, जब हम पॉलीमर्स के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण हम बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से हम वर्गीकरण पढ़ते हैं पॉलीमर्स का वो होता है उसके स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर वर्गीकरण पढ़ने का मतलब है, पहले इस वर्ड को समझते हैं कि स्रोत हम किसको कहेंगे। स्रोत का मतलब होता है कि कोई भी पॉलीमर आपको कहां से मिला है। कहां से मिलने का मतलब है कि आपने उसको खुद बनाया है
या वो आपको किसी प्लांट से मिला है, या फिर आपको वो किसी एनिमल से मिला है, या फिर वो आपको कहाँ से मिला है, उसको मिलने का स्रोत या स्रोत क्या है। तो स्रोत के आधार पर हमारे पास में पॉलीमर 3 तरीके के हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके प्राकृतिक, दूसरे होते हैं आपके अर्ध संश्लेषित, और तीसरे होते हैं संश्लेषित, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर हम जो हमारे बहुलक हैं उनको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक हो गया आपका प्राकृतिक, एक हो गया अर्ध संश्लेषित, और एक हो गया आपका संश्लेषित। स्रोत के आधार पर का मतलब है कि कोई भी पॉलीमर आपको कहां से मिला, ठीक है। तो पहली टाइप क्या है, पहला वर्गीकरण आपको पढ़ना है कि प्रकृति में से आपको ये पॉलीमर कहां से मिला। तो पहला ये है प्राकृतिक, दूसरा आपका होता है अर्ध संश्लेषित, और तीसरा आपका होता है पॉलीमर संश्लेषित पॉलीमर। अब तीनों को विस्तार में समझते हैं। तो स्रोत के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित आपके बहुलक। अब बच्चों प्राकृतिक बहुलक को है ना इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। संश्लेषित का मतलब होता है जिसको ह्यूमन ने बनाया है, मैन मेड भी बोल सकते हो, सिंथेटिक पॉलीमर भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका नाम है अर्ध संश्लेषित, तो ये इन दोनों के बीच में आएंगे, इनका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इतना क्लियर। तो तीनों पॉलीमर्स के मैंने आपको इंग्लिश नेम्स भी बता दिए कि अगर प्राकृतिक पॉलीमर होगा तो हम उसको नेचुरल बोलेंगे, संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक पॉलीमर, और सेमी सिंथेटिक मतलब होता है आपका अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। इतना क्लियर। चलिए अब पहला टाइप क्या है पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलीमर आपको कहां से मिलेगा, ये पॉलीमर आपको प्रकृति से मिलेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक क्या हुआ, वह बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। कहां से प्राप्त हो, जो बहुलक आपको प्रकृति से प्राप्त हो उसको आप बोलोगे कि वो आपका प्राकृतिक बहुलक है। अब यह बहुलक हमें कहां से मिलेगा, हमें कहां से प्राप्त होगा, या तो पौधों से या फिर जीव जंतुओं से। या तो आपको ये पौधों से प्राप्त होगा, या फिर ये आपको कहां से प्राप्त होगा, ये आपको बहुलक जीव जंतुओं से प्राप्त होगा। क्योंकि इसका नाम है प्राकृतिक बहुलक तो ये आपको प्रकृति ही देगी। तो प्रकृति में 2 ही चीजें हैं, या तो आपके प्लांट्स या फिर आपके एनिमल्स। तो या तो ये आपको प्लांट्स से मिलेगा, पौधों से मिलेगा, या फिर ये आपको कहां से मिलेगा, जीव जंतुओं में से, या फिर आपको ये एनिमल्स में से मिलेगा, ठीक है। अब उदाहरण समझते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। अब बच्चों अगर मैं उदाहरण की बात करूं, ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं आपके पास में 2 तरीके के होते हैं, सॉरी 2 तरीके के नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन भी आपके बहुलक हैं, ये भी आपको कहां से मिलते हैं, ये भी आपको प्लांट या एनिमल का ही सोर्स होते हैं प्रोटीन। तो विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, या फिर हम चर्चा करें स्टार्च, रेजिन और रबर, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 6 उदाहरण लिखे हैं। आप चाहो तो इसको विटामिन को इसमें काउंट नहीं करो, क्योंकि विटामिन को हम एज अ पॉलीमर कहीं काम में नहीं लेते, ठीक है। तो विटामिन को मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 5 उदाहरण लिखे हैं। पहला मैंने लिखा प्रोटीन, प्रोटीन आपको प्लांट एनिमल दोनों से मिल सकता है। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस आपको कहां से मिलता है, सेल्यूलोस आपको प्लांट से मिलता है। स्टार्च, स्टार्च भी कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। रेजिन और रबर दोनों किसके प्रोडक्ट हैं,
प्लांट के प्रोडक्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीजें मुझे प्लांट से मिल रही है उनको मैं क्या बोलूंगी, उनको मैं नेचुरल पॉलीमर बोलूंगी, उनको मैं प्राकृतिक बहुलक कहूंगी। तो प्राकृतिक बहुलक होने का मतलब ऐसी चीजें या तो आपको प्लांट से मिले या फिर आपको कहां से मिले, वो एनिमल से मिले। क्लियर इतना? तो ये था आपका प्राकृतिक पॉलीमर। क्लियर है बच्चों?